नमस्ते, स्वागत है आपका संवाद में, मोक्षधाम के पॉडकास्ट में। आज की बातचीत हम ऐसे विषय की तरफ कर रहे हैं जो प्राय हम सिर्फ सोचते हैं कि अतीत की स्मृति में है हमारे, वो है गुरुकुल। जब हम गुरुकुल कहते हैं तो हमारे मन में काफी सारे प्रश्न उठते हैं कि गुरुकुल वास्तव में क्या था? क्या वो केवल पढ़ने लिखने की जगह थी या जीवन को गढ़ने का एक संपूर्ण प्रक्रिया थी उसके अंदर? और गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता था? केवल शास्त्र या धर्म या फिर चरित्र और चेतना का भी निर्माण होता था? बच्चे किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश करते थे? उनका दैनिक जीवन कैसा होता था? और कन्याओं की शिक्षा कैसे होती थी? आज के समय में जब हम शिक्षा को केवल करियर से जोड़ के देखते हैं तो क्या गुरुकुल परंपरा हमें कुछ सिखा सकती है? वो भी हम जानेंगे। और मैं अतिथि का परिचय दे दूं। इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री रवि सिंह चौधरी। रवि जी एक विचारक हैं, लेखक हैं और साधक हैं जो आधुनिक शिक्षा और समकालीन जीवन को भारतीय ज्ञान परंपरा की चेतना से जोड़ के देखते हैं। वो ऋषि इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक हैं और उनकी अभी अभी एक बुक आई है जागो मां, जो Amazon इंडिया और Amazon.com पे भी अवेलेबल हो गई है। और वो ये स्पष्ट करते हैं कि ऋषि हमारे सिर्फ दार्शनिक नहीं थे बल्कि वो वैज्ञानिक थे और उनका ज्ञान उनके प्रत्यक्ष अनुभव और जागरूकता का एक रूप था। रवि जी की एक विशेषता है कि वो भारतीय ज्ञान को केवल एक पास्ट के नॉस्टैल्जिया के रूप में नहीं देखते हैं और न ही आधुनिक दुनिया के विरोध में देखते हैं, बल्कि दोनों में एक सेतु बनाते हैं। तो आज हम इस बातचीत को जारी रखते हैं और गुरुकुल परंपरा के बारे में जानेंगे। रवि जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज मुझे आमंत्रित करने के लिए और एक ऐसे विषय के ऊपर बुलाने के लिए जिसपे आई थिंक नेक्स्ट लेवल की चर्चा होनी चाहिए। हम मतलब एज अ ग्लोरी बहुत बात करते हैं कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन एक होता है ना सेंस फील होना चाहिए कि वो क्या है। एक रियलाइजेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसा रहा होगा गुरुकुल, या आज भी है तो वो कैसे रन होते हैं। आप गुरुकुल के बारे में बताइए, आपको जो भी उसके बारे में जानकारी है कि वो कैसी शिक्षा व्यवस्था थी। शब्द से ही मैं प्रारंभ करूंगा। उसमें दो शब्द हैं, गुरु और कुल। ठीक है, उसमें कुल मतलब हम लोग जैसे कुल देवी होती है, कुल देवता बोलते हैं, तो कुल, व्हाट इज कुल? बिगर फैमिली, राइट? एक बड़ा परिवार, लीनिएज, एक श्रृंखला, एक सीरीज है। और गुरु जो उपनिषद के अर्थ में कहें या अष्टाध्यायी के अर्थ में कहें कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, राइट? जो गाइडिंग लाइट है। एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे साधक हैं, ऐसे आचार्य हैं जो एक परिवार के कुल के बच्चे को पहले तो अपने कुल में उसे इंक्लूड कर रहे हैं, उसे ला रहे हैं और उसे एक बड़ी फैमिली का पार्ट बना रहे हैं। इन दो शब्दों का एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी सिस्टम इज इंस्टीट्यूशन बेस्ड, राइट? यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, ट्रस्ट है, यू हैव अ सिलेबस, यू हैव अ करिकुलम। तो पहले सिस्टम डिजाइन होता है, ठीक है? सिस्टम डिजाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग पिडागॉगी भी बनती है, पढ़ाने का क्या तरीका होगा। फिर उसमें सीरीज होता है कि दिस इज क्लास 1, क्लास 2, राइट? ऐसे करके एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, ठीक है? उसमें मॉनिटरी सिस्टम भी होता है कि आप फीस पे करते हो, एडमिशन लेते हो, ठीक है? नाउ दिस गुरुकुल सिस्टम इज बेस्ड ऑन पर्सन, ह्यूमन सेंट्रिक है, ये इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक नहीं, पर्सन सेंट्रिक है, पहली बात ये। और क्योंकि कुल शब्द है तो इसमें इंफॉर्मेशन या मेमोराइजेशन वो काफी नहीं है। वो बिगर फैमिली का पार्ट मतलब होना क्या? एसोसिएशन होना, जुड़ाव होना, लगाव होना, राइट? जब तक आप किसी से जुड़ते नहीं हो तो आप उसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, जो भी बात अपनी आप रखना चाह रहे हो। तो गुरुकुल माने एक ये जो गुरु आधारित शिक्षा व्यवस्था है, वो डिसाइड कर रहे हैं पेडागॉजी क्या होगा। वो डायनामिज्म में है कि जिस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं उन्हें किस प्रकार का रिक्वायरमेंट है। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट नहीं। अगर एक गुरु है तो ही कैन बी और शी कैन बी पॉलीमैथ की 4-5 विषयों का ज्ञान है। इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे, छात्र, विद्यार्थी वो कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है, श्रद्धा भाव है, सुनते हैं और नॉलेज ट्रांसफर होता है, ठीक है? और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो गुरुकुल मतलब इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन बेस्ड टीचिंग मॉड्यूल। तो मैं जहां तक समझ पाई हूँ कि एक कोई गुरु होते थे, उनके फैमिली के साथ ही सारे बच्चे रहते थे और एक बड़ी फैमिली होती थी, सॉर्ट ऑफ मिलजुल के रहते थे, है ना? यही थी। तो ये जो ओरिजिनल था वो एक सेटिंग होती होगी, जैसे जहाँ ऋषि या मुनि रहते होंगे उनका गुरुकुल होता होगा। तो एक ही सारा सब्जेक्ट टीच करते थे? कैसे, क्या क्या पढ़ाते थे वहां पे? किसकी शिक्षा मिलती थी वहां पे? या फिर
उनको अलग अलग गुरुकुल जाना पड़ता था, जैसे मान लीजिए धनुर्विद्या सीखने के लिए या अध्यात्म सीखने के लिए, या एक ही जगह उनको सब, ऐसा कुछ डेटा है हमारे पास, कुछ जानकारी? ओके, जो फैक्चुअल डेटा है मतलब रिसेंट डेटा, राइट, मतलब अगर डेटा पे जाएंगे तो 300 साल पहले का ज्यादा बेहतर डेटा मिलेगा, और बहुत पहले जाएंगे तो सिद्धांत मिलेंगे, प्रिंसिपल्स मिलेंगे, एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा। अब तक्षशिला आप जाएंगे तो ठीक है, बिट्स एंड पीसेस में आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन 300 साल पहले मतलब क्या, या 200 साल पहले। तो एक कमिटी बनी भारत में, इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि बल्कनाइजेशन ना हो जाए भारत का, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रिटिश टाइम से ही डिविडेड टेम्परा आ गया था, फूट डालो और शासन करो, तो बहुत ज्यादा डिविजन्स क्रिएट हो गए, लाइक बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन मेनी अदर वेरिएबल्स। तो धर्मपाल जी को ब्रिटिश आर्काइव का एक्सेस का परमिशन मिलता है, फिर वो जाते हैं और वो एक्सेस ये मिलता है कि ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने क्या देखा, व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो कोई भी किसी को गुलाम बना रहा है, कॉलोनाइज कर रहा है, तो उसमें एक इंटेग्रिटी होती है कि वो पहले उस सोसाइटी को, उसके इंस्टीट्यूशंस को, उसकी व्यवस्थाओं को बड़ा ऑथेंटिसिटी से उसे सर्वे करे, रिकॉर्ड करे। वहां पर कोई नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है, वहां पर कोई राइट एक प्योर एक सेंस है कि मुझे जानना है, एक क्यूरियोसिटी है, व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज भारत। तो वहां पर वो जब आर्काइव चेक करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो ये कहा गया, अभी विकास दिव्य कीर्ति जी भी कह रहे थे कि देखो 3000 साल से ब्राह्मणों को रिजर्वेशन मिला हुआ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ 70 साल में ऐसा हो रहा है, तो उन्हें इतना राइट रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी है, पोस्ट यूजीसी जो भी हुआ उसमें, अब ये डॉक्यूमेंट 1825, 1822 मद्रास प्रेसिडेंसी 14% है व्हाट वी कॉल अपर कास्ट नाउ, मतलब 60 to 65 to 70% जो है, जो कह रहे हैं कि शूद्रों को पढ़ने नहीं मिला, वो भी है वहां पे, ठीक है। पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये एक फैक्चुअल बात ही नहीं थी, क्योंकि उस डेटा में था कि 2 लाख प्लस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, टीचिंग मॉड्यूल से कोई बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है, कोई बड़ी लाइक इट्स नॉट लाइक कि नालंदा एंड तक्षशिला इज देयर, वो तो यूनिवर्सिटी रही है उस टाइम की, तो वो ऑब्वियसली 12, 15, 20 से ज्यादा नहीं रही होंगी नेशनल लेवल पे, ठीक है। उदांतपुरी, विक्रमशिला, जितना भी हम नाम ले लें, तो वहां पर वो देख रहे हैं कि सभी पढ़ रहे हैं, और क्योंकि कॉन्टेम्पररी स्टडी है ना, मतलब वो व्यक्ति जो ब्रिटेन से आ रहा है वो ये कह रहा है कि जो फ्यूडलिज्म है वहां पे, तो नॉलेज जो है वो मासेस तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मासेस उस नॉलेज का दुरुपयोग कर सकती है, इसलिए पढ़ाना नहीं है। दैट्स वाई लिटरेसी रेट बहुत पुअर है ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। और एक थियोलॉजी का भी उनको प्रिंसिपल आता है, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में जब जाएंगे तो शैतान उसे कहा जाता है कि शैतान जो है वो गॉड के जो नॉलेज है वो ह्यूमैनिटी तक वो ले गया, इसलिए वो शैतान है, जो लूसीफर है। कॉन्टेम्पररी जो वर्ल्ड है उस समय ही वहां पर वो पढ़ने नहीं दे रहे हैं, फ्यूडल सिस्टम है, तो लिटरेसी रेट ऑब्वियसली लेसर देन 20% और इवन 15% दिख रहा है। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद आ रहा, बट इट्स लाइक कि वो भारत में 95% प्लस देख रहे हैं और अपने यहाँ लेस देन 20% देख रहे हैं। और नेक्स्ट डे अगर आप पॉलिसी बना दो कि जो इंग्लिश में एजुकेशन लेगा वही एजुकेटेड है, क्योंकि आप उसको गवर्नमेंट जॉब से जोड़ दो, रेलवे से जोड़ दो, राइट, तो अचानक से नेक्स्ट डे लिटरेसी रेट आपकी घट जाएगी, ठीक है। जैसे अभी हम फ्रेंच अगर या संस्कृत बना दे लिटरेसी रेट का अगर पैरामीटर बना दे, तो ऑब्वियसली लिटरेसी रेट घट जाएगी इंडिया की। तो लैंग्वेज को लिटरेसी रेट से कंपेयर कर रहे थे और पढ़ रहे थे, फ्लरिशिंग सोसाइटी थी। मतलब मुगल पीरियड में भी, जिसे सो कॉल्ड हम मुगल पीरियड कह रहे हैं, जो तैमूर लीनियज है, नॉट मुगल, वो भी वर्ड जो है वो भी मिसप्लेस्ड है। मुगल से हम मंगोल लीनियज समझ लेते हैं, लेकिन वो जाएंगे तो तैमूर या टर्की का लीनियज है। तो उस टाइम भी वेल फंक्शनिंग है ये डिसेंट्रलाइज्ड गुरुकुल्स, ठीक है। अब क्या होता है, गुरुकुल शब्द सुनते ही अभी भी गार्जियन को यदि बोला जाए कि गुरुकुल भेजना है, तो नहीं, मुझे पंडित नहीं बनाना अपने बच्चे को, नहीं मुझे संस्कृत का विद्वान नहीं बनाना। देखो आज का अनसर्टेन वर्ल्ड है, आज के प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएगा, अपना घर चला पाएगा एज अ पेरेंट। अभी तो हम उसका देखभाल कर रहे हैं, हमारे जाने के बाद अपना वो ख्याल रख सकता है कि नहीं, अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए वेल्थ बिल्ड कर सकता है कि नहीं, राइट। उसे प्रिमिटिव नहीं बनाना, हम रिवर्स गियर में उसे क्यों भेज दें,
मुझे ऐसा ये लगता है परसेप्शन है। दिस इज ऑल स्टेमिंग फ्रॉम फियर और नॉट हैविंग द राइट नॉलेज कि करते क्या थे गुरुकुल में। तो इसलिए राइट, मैं जानना चाहती हूँ इस राइट, पॉडकास्ट के थ्रू कि एक्चुअली क्या पढ़ाते थे और वो जीवन यापन में मददगार था नहीं था, या फिर सिर्फ पंडित बनाते थे। राइट, राइट। मैं आपको एनालॉजी देता हूँ। लिटरेचर इज एन आर्टिफिशियल कैटेगरी। लिटरेचर कोई सब्जेक्ट नहीं है, राइट? अगर आप ध्यान से, अगर सीरियसली अगर उसे लेते हो, लिटरेचर प्रैक्टिकल नो हाउ, प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, आप जर्नलिज्म में जा रहे हो, एक्टिविज्म कर रहे हो, वो आज का क्योंकि एक सेक्टर है, तो आपको, लेकिन कोऑप्ट हर साहित्यकार को कोऑप्ट नहीं कर सकती ये व्यवस्था। लेकिन इफ यू आर अ प्लम्बर, इफ यू आर अ मेटलर्जिस्ट, राइट, आपको स्किल आती है, राइट, आपको जैसे विद्या स्थान बोला जाता था, मतलब 14 विद्या स्थान एक पूरा एक सब्जेक्ट है जो हम बताते हैं, या 64 कला अगर बोले कि कृष्ण जी या भगवान राम का जब आता है, तो कला मतलब क्या कि फाइन आर्ट या आर्ट यदि हम बोल लें, इंजीनियरिंग अगर बोल लें, मेडिकल साइंस बोल लें, ठीक है, तो आयुर्वेद तो बाहर से आया नहीं। मंदिर यदि आप देखोगे तो अगर मार्वल है तो ये हिस्ट्री चैनल या डिस्कवरी चैनल का एंशिएंट एलियन सीरीज नहीं है, राइट, कि बाहर से कोई आए और मंदिर बना के चल गए कैलाश टेम्पल। इनका तो यही है स्टीरियोटाइप करना कि देखो प्रिमिटिव था तो ऐसे मंदिर कैसे बना सकते, तो किसी एलियन ने बनाया होगा। तो सिविल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट आपके पास है तो कैसे नहीं पढ़ाएंगे। तो वास्तुशास्त्र, लोगों को लगता है कि वास्तु मतलब कोई दोषों का, मतलब दोष है भाई, मतलब तुम्हारा वेल्थ नहीं आ रहा है, काम फंस रहा है, तो तुम्हारे घर में एक वास्तु दोष है। वास्तु एज अ शास्त्र, एज अ आर्किटेक्चर, राइट, पूरा टेम्पल जो बन रहा है, पूरा घर जो बन रहा है, उसको हम वास्तु कर रहे हैं। कृषि है, गौ पालन है, मेटलर्जी का जैसे नाम लिया, तो उज्ज स्टील, जैसे स्टील मेकिंग, मतलब जो तलवार है, दुनिया को जो बेस्ट तलवार है, राइट, वॉर में जो बेस्ट तलवार चाहिए वो इंडिया से जा रही है। तो एज अ गुरुकुल आप देखोगे तो ये सारी शिक्षाएं दी जा रही है। तो मुझे एक प्रश्न है इसमें कि इतनी बड़ी व्यवस्था जिसमें मेटलर्जी सिखाया जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग सिखाया जा रहा है, उसका हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है पहले से? और ये बिल्कुल क्या है सिर्फ, डॉक्यूमेंटेशन। जैसे एक और प्रश्न है, जैसे सिर्फ एक गुरु ये सब करता था या हमारे पास कोई विश्वविद्यालय जैसी व्यवस्था उस समय भी थी, जैसे लैब्स वगैरह और डॉक्यूमेंटेशन? तो ओके, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। सो डॉक्यूमेंटेशन वाले लेवल पे तो यूनिवर्स विश्वविद्यालय में हम चले जाएंगे। जैसे नालंदा है तो कि देखिए 3 महीने तक जलती रही, 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो लिमिटेड जगह पे है। लेकिन स्किल सेट यदि बोलिएगा, जैसे आज का हम बोले ITI कॉलेज है, राइट, डिप्लोमा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो तो फैले हुए हैं पूरे भारत में। और सर्टिफिकेशन का कोई मैकेनिज्म ही है। देखिए ये जो UGC, AICTC, ये जो बॉडीज होती है, ये बॉडीज कभी नहीं रही है। हमारा क्या है आज का जो व्यवस्था, वो डिग्री ओरिएंटेड है, राइट, एक कागज आपको एंड में मिलता है, ये नहीं है वहां पे। तो जब सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी नहीं है तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन ये भी एक हमें लगता है कि ऐसा तो होना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो जिसे जो सीखना है वो ढूंढते थे वैसे आचार्य, मतलब आपको एक जगह पर कोई भी 20 सब्जेक्ट एक साथ कभी नहीं मिल रहा था। आपको अगर एक पार्टिकुलर स्किल सेट चाहिए तो एक पार्टिकुलर एरिया आपको जाना पड़ता था। इट्स नॉट इजीली एक्सेसिबल टू अ लोकल ज्योग्राफिकल एरिया, आप ढूंढते थे। इसलिए पूरी दुनिया से क्यों आ रहा है, मतलब पूरी दुनिया से लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर एक्सेप्शनल चीजें बताई जा रही है। तो वो गुरुकुल में आपको ये भी देखना है कि फ्रॉम प्रिमिटिव, जस्ट लाइक एक मेमोराइजेशन से लेकर के कि हाँ सिर्फ आप मेमोराइज कर रहे हो, ठीक है, शास्त्रों को पढ़ रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ हम जा रहे हैं कि आप जो हो एक प्रैक्टिकल नो हाउ, जिसका एक रेलिवेंस है, स्किल सेट है, वो भी सिखाया जा रहा है। जैसे बच्चे किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश करते थे उसका डॉक्यूमेंटेशन है, और कब तक, जैसे हम आज किंडरगार्टन ग्रेड 12 तक करते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उस समय क्या व्यवस्था थी? ओके, तो पहले एक ह्यूमन जो आइडेंटिटी है उसको समझना पड़ेगा कि हमारी मेटा, हमारी रियलिटी क्या है। तो जो तैत्तिरीय उपनिषद है, जो सबसे ज्यादा बात होती है, बहुत लोग उन टर्म से बोर हो रहे हैं, लेकिन बार बार सुनने से जरूरी नहीं कि उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाए। जैसे पंचकोश मॉडल जो बोला जाता है, ठीक है, कि अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। तो जब ये 5 कोश है, इन पांचों कोशों का अगर हम नर्चर कर रहे हैं, उसे बिल्ड कर रहे हैं, तो वो एक बच्चे को एजुकेशन दे रहा है, मतलब शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, दैट्स द 5 लेयर। तो जब
डेफिनेशन ही अगर मैं एज अ कंटेनर मैं बोलूं कि एक बर्तन एज अ यूटेंसिल अगर बच्चे को आप समझोगे तभी तो उसमें अलग अलग तरह का पानी आप डालोगे। आपने कंटेनर को ही नहीं समझा तो आप पहले इस चीज को समझ रहे हो। तो इसमें एक टर्म आता है, मतलब एक डेट आता है कि 5 वर्ष 5वां महीना और 5वां दिन बहुत शुभ है बच्चे को विद्यारंभ संस्कार के लिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो 5 साल तक वो पेरेंट्स के साथ है, माँ के साथ है टेक्निकली यदि मैं बोलूं तो उसमें वो ममत्व तो सीख रहा है, उस समय उसकी संस्कार बिल्डिंग हो रही है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं ना कि मतलब देखो शिक्षा स्कूल में कॉलेजेस में मोरल वैल्यूज, तो मोरल वैल्यूज कभी भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं रहा है, वो फैमिली का पार्ट रहा है, ठीक है। तो वो समय यदि आपने उसे 1.5 साल 2 साल का कर दिया कि प्ले स्कूल में मुझे बच्चे को भेजना है, तो आपने क्या किया, वो समय है अन्नमय कोश का, वो बुद्धि का एज ही नहीं है। 0 to 3 ईयर हम बोल रहे हैं कि एज ऑफ इमिटेशन है। आजकल जो मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो सीखता नहीं है बातों से, वो कॉपी करना चाहता है। तो आप और आचार्य वर्ड मतलब भी यही है, जो आचरण में जिसके है वही आचार्य है। मतलब जो वो कह रहा है वो उसको जो प्रीच कर रहा है वही वो प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के वो ट्रांसफर होगा। तो 5 साल तक वो माँ के साथ है, उसके बाद वो एडमिशन में जा रहा है, फिर वो 16 साल तक बोलिए जो एज है, राइट, 16 के एज तक है, और हायर एजुकेशन जाना है तो 25 के एज तक है। हायर एजुकेशन मतलब कि मुझे अब दर्शन शास्त्र पढ़ना है, मुझे अब मेटाफिजिक्स पढ़ना है, मुझे वेदांत पढ़ना है, मतलब राइट, मतलब एक होता है ना आज के टर्म की फिलॉसफी को समझना है, प्रैक्टिकल नो हाउ तो ठीक है, बट नहीं मुझे अब सत्य को जानना है, तो वो हायर एजुकेशन में जाएगा वो सब्जेक्ट जो है। तो ठीक है 25 तक वो हम बात कर रहे हैं, वो एज तक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की गाइडेंस है। और वो आश्रम में भी आप समझ लीजिए कि 4 आश्रम में जब बैठा हुआ है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य इज टोटली ये एजुकेशन का पीरियड है पूरा। मुझे ये समझना है कि जैसे मान लीजिए लोहार का बेटा होता था या सुनार का बेटा होता था, कृषि का बेटा होता था, तो उनके सबके लिए अलग अलग गुरुकुल होते थे या एक वो कॉमन शिक्षा प्राप्त करते थे एंड देन दे यूज्ड टू बाइफर्केट? इस पे कुछ है हमारे पास कि कैसे होता था? क्योंकि पहले यही व्यवस्था थी ना, घर के ही बच्चे जो घर में है ज्ञान उसी को लेके आगे बढ़ते हैं, है ना? राइट, देखिए जब वो इंस्टीट्यूशंस टूटे, अब जैसे नालंदा जलेगा, मंदिर टूटेंगे, तो वो फैमिली बेस्ड एजुकेशन आएगा जहां से जाति का निर्माण होता है। जाति क्या है कि जो ऑक्यूपेशन है और जो फैमिली ऑक्यूपेशन है जो जनरेशन से चलती आ रही है, तो वो तब हुआ जब इंस्टीट्यूशन नहीं रहे। पहले यू हैव बोथ द ऑप्शन, घर से भी आप सीख रहे हो लेकिन आप कहीं जा भी रहे हो। क्यों जा रहे हो उसका मैं लॉजिक बताता हूं। अभी हम लोग आज एपिजेनेटिक्स की बात करते हैं, तो एपिजेनेटिक्स मतलब किस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वो डिफाइन करता है कि आपका बच्चा कैसा बड़ा होगा, ठीक है। तो वहां पर कहा जाता था कि गुरुकुल क्यों जाना है, क्योंकि दूर जाना है समाज से कुछ समय के लिए। एक क्लोज्ड सिस्टम है। आज के टाइम के लेवल पे हम बोले कि उसे इंटरनेट नहीं मिल रहा है, उसे एक्सेस नहीं है पूरे दुनिया का, जो चीज उसे नहीं जाननी चाहिए उसका एक्सेस ही नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं है एज अ चॉइस। और वहां पर वो एक एक होता है ना परफेक्टली डिजाइंड सिस्टम में वो रह रहा है। मतलब जब भी कोई सोसाइटी में रहेगा तो हर तरह के लोग हैं, सही लोग, बुरे लोग, अच्छे लोग, क्रिमिनल, है ना। तो जब वो उसी सोसाइटी का पार्ट रहता है तो वो हर चीज इमिटेट कर लेता है, या उसे लगता है कि सच बोलने से तो काम चलता नहीं है, मतलब आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, आपको बातें छिपानी पड़ती है। गुरुकुल में जब रहता है तो जो हम कह रहे हैं कि 8 साल 12 साल तक ही समय है संस्कार बिल्डिंग, उसके अंदर जो आप चाहते हो कि लाइफ टाइम वैल्यू आ जाए, तो आप उसको ऐसे स्थिति में रखोगे जहां पर वो डायलेमा कॉन्ट्राडिक्शन में ना रहे, उस राइट उसे लगे वो जब लौटेगा तो बड़ा रिजिड वैल्यू सिस्टम के साथ लौटेगा। नहीं मतलब मुझे पता है कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या, हमारा सनातन क्या है, क्योंकि वो वैसे गुरुकुल में रह के आया है, ठीक है। तो वो थोड़ा दूर भी होता था, हर चीज फैमिली से नहीं सीख रहे। रेगुलर सब्जेक्ट सिखाते थे जैसे आजकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, ऐसा होता था या क्या होता था? देखिए हिस्ट्री भी सब्जेक्ट ही नहीं है ना, आप ध्यान से अगर देखेंगे। हम हिस्ट्री को आज यूज कैसे किया जाता है, टू बिल्ड नैरेटिव, मतलब बोलता है ना कि जो जीता उसने हिस्ट्री लिख दी, ठीक है। तो हिस्ट्री इज अ मिक्स ऑफ मतलब फैक्ट एंड स्टोरी टेलिंग इन एवरीथिंग। तो वो पढ़ाते क्या थे, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत इसलिए पढ़ाने की थी कि अगर हिस्ट्री है भी कोई तो उस हिस्ट्री से हम सीख क्या रहे वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डेट एंड व्हाट इज द हिस्टोरिसिटी, किसने पहले किया किसने बाद में किया, समुद्रगुप्त कौन है,
क्यों मतलब है? जब साइक्लिकल टाइम या क्वासी साइक्लिक टाइम में जब आप रहते हो तो लीनियर टाइमलाइन ही नहीं है, तो मुझे क्यों जानना कि कौन सबसे पुराना है? ये उसका प्रॉब्लम है जो बुक बेस्ड, जैसे थियोलॉजी जो रिलीजन की प्रॉब्लम थी ना, कि उन्हें स्टैब्लिश करना था कि हम हिस्ट्री हैं, ये इवेंट हुई है, तो देखो बुक में ये मेंशन है, तो वो हिस्टोरिसिटी उनका प्रॉब्लम है कि ये हुई है कि नहीं हुई है। हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है कि हुई है कि नहीं हुई है, हमारा ये प्रॉब्लम है कि रामायण से हमने सीखा क्या, महाभारत से हमने सीखा क्या, हम अपने जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे। एंथ्रोपोलॉजी को भी बोला जाता है कि वो सब्जेक्ट नहीं है, मतलब एंशिएंट टाइम की वो सब्जेक्ट नहीं है। तो एंशिएंट टाइम में उनको भूगोल, गणित ये सब पढ़ाते ही होंगे, बेसिक तो होता होगा। गणित पढ़ाते थे, भूगोल जिस सब्जेक्ट का ओरिजिनल नाम है आप देखिए, भूगोल, राइट? तो वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर पढ़ा रहे हैं, इट्स नॉट ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट है, लेकिन वो मिनरल्स के लिए फिर अलग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस भी चीज का ट्रेड कर रहे हैं उसका तो नॉलेज सिस्टम होगा ना। हम ट्रेड कर रहे हैं कॉटन का, हम ट्रेड कर रहे हैं मिनरल्स का, ठीक है? तो मिनरल्स का, जेम स्टोन्स का, पत्थरों का, ठीक है, कलर्स का, डाई जो है कलर है, तो उस सब की पढ़ाई हो रही है, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप बिजनेस कैसे बिल्ड कर दोगे? मतलब एक्सपर्टीज तो चाहिए ना उस चीज की। नहीं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मेरा जो लिमिटेड माइंडसेट है बेस्ड ऑन द मॉडर्न एजुकेशन, इट सीज इन बॉक्सेस, राइट? तो मैं उसी बॉक्स से प्रश्न पूछ रही हूँ शायद कि क्या सब्जेक्ट्स होते होंगे, बट आई थिंक मुझे लगता है कि एक मैं फिनलैंड का एग्जांपल दे सकता हूँ, या जो ये नॉर्डिक कंट्री है, यहाँ बोला जाता है ना कि इनका बड़ा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, तो वहां पर क्या बढ़िया है जो मैंने ढूंढने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो वर्ल्ड वॉर यदि पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम इकोनॉमिक्स भी उसी एट अ टाइम पढ़ाएंगे, हम उसी समय उसे सोशियोलॉजी या सोशल साइंस है वो हम नॉट एज अ सब्जेक्ट इन आइसोलेशन नहीं पढ़ाएंगे, पहली बात। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन ये आज का फेनोमेना है कि बायोलॉजी को फिजिक्स से अलग करो, एंड इसको यदि आप उस समय को जाएंगे तो वो अप्लाइड सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट है, मतलब एस्ट्रोनॉमी है, ज्योतिष है क्योंकि मुझे नेविगेशन करना है, तो मैं गणित पढ़ रहा हूं तो उसका एक वैल्यू है कि मुझे ज्योमेट्री चाहिए, जो भी नॉलेज है उसका एक रियल वर्ल्ड कनेक्शन है तुरंत, है, ठीक है? ऐसे कुछ सब्जेक्ट, और उसमें जो जो चीज का रिक्वायरमेंट, अगर मैं वृक्ष आयुर्वेद भी मैं अगर एज अ सब्जेक्ट बोलूं तो उसमें बॉटनी आ जाती है, एग्रोमेटियोरोलॉजी आ जाती है, सॉइल साइंसेस आ जाते हैं, ज्योतिष आ जाता है। तो ये आज कैसे बोल रहे हैं, हॉर्टिकल्चर एक सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है जिसमें 10 सब्जेक्ट अंदर में है आज के। नहीं, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। वही हमारा आज का माइंड जो एक बॉक्स में रहता है वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टूडेंट्स नहीं जान पाते हैं आजकल। इट्स बिकॉज ऑफ द डिटैचमेंट फ्रॉम द थ्योरी टू द प्रैक्टिकल, राइट? तो राइट। मुझे एक प्रश्न है जो बाकी लोगों का भी प्रश्न हो सकता है कि क्या लड़कियां भी गुरुकुल जाती थी या उनकी शिक्षा व्यवस्था क्या होती थी? इस पे थोड़ा बताइए। इसमें जो फैक्ट या डेटा है कॉन्टेम्प्ररी मुझे मिलती नहीं है, और मिलती नहीं है तो मैं उपनिषद या वेद के लेवल पे ही जाऊंगा, क्योंकि जब जो सबसे बड़े एपिक हम बोल रहे हैं, जो सबसे बड़े ग्रंथ है, वहां पर यदि वो किसी वर्स का, किसी सूक्त का, किसी ऋचा का निर्माण कर रहे हैं, तो आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लेवल, राइट? तो मैत्रेयी का नाम ले या गार्गी का नाम ले, या इवन लोपामुद्रा का नाम ले, या फिर मंडन मिश्र की जो पत्नी है, जो आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के वाद को जज कर रही है, राइट? वो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो कोई जज बन रहा है तो दैट मीन्स शी नोज नुआंसेस एंड जो डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट है, राइट? हमें दिखाई तो देते हैं कि मतलब बिना शिक्षा के और बिना अध्ययन के वो इस लेवल तक कैसे पहुंची, लेकिन एक एज अ इंस्टीट्यूशन आप देखोगे तो मुझे जहां तक लगता है दे वेर मोर लिमिटेड टू नियर बाय द हाउस होल्ड्स, वहां पर ही वो सीख रहे हैं, या आचार्य घर आ रहे हैं और उन्हें सिखा करके जा रहे हैं। दे वेर नॉट सेंट टू फर्दर प्लेसेस, जो हम बोले बोर्डिंग स्कूल्स या आश्रम में नहीं भेजा जा रहा है, राइट? मतलब एक रोल्स जो है वहां एक दूसरे तरह से देखा जा रहा है कि इन्हें नेशन बिल्डर्स तैयार करना है, इन्हें युवराजों को तैयार करना है, तो इनका जो सेंसिटिविटी है उसको नर्चर किया जाए, राइट? और जो स्किल बेस्ड है उसमें हमें पुरुषों को भेजा है। तो ये आज के लेंस में लगेगा कि डिस्क्रिमिनेशन है, बट यह है कि रोल्स को बांट दिया गया है कि ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। मतलब क्योंकि जहां पर भी फैमिली बेस्ड सिस्टम वैल्यूज होंगे तो फैमिली के सेंटर में स्त्री आ जाती है, फीमेल आ जाती है, तो उन्हें उस फैमिली को
ले जाने के लिए जो भी नॉलेज सिस्टम चाहिए, और केकई तो वॉर में भी जा रही है, मतलब तो ऐसा नहीं कि धनुर्वेद स्त्रियां नहीं सीख रही है, क्योंकि वरदान कहाँ से मिला? राजा दशरथ ने वरदान ही क्यों दिया था? क्योंकि केकई ने उन्हें बचाया था। तो बहुत सारी ऋषिकाएं हुई हैं, तो बिना साधना के तो वो हो नहीं सकती। हाँ, ये बोल सकते कि जब वो गुरुकुल मॉडल में जाएंगे तो वहां पर थोड़ा भेद दिखता है, ठीक है, बट उसको अदर वे नहीं लेना है कि देखो पढ़ने नहीं दिया गया, ठीक है। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लगता है व्यवस्था ऐसी थी कि घर में रह के ही जिनके पिता आचार्य थे या उस क्षेत्र में थे, आई थिंक उनको पूरी शिक्षा मिलती थी, जिसको जैसा मिलता था। तो हमारी गुरुकुल व्यवस्था, जैसे आपने बोला कि जो इन्वेडर्स आए तुर्की से, या जैसे जो हम मुगल बोलते हैं जिनको, वो उनके समय भी वो चल रहा था, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो चरमराने लगी, है ना? तो इस पे थोड़ा डालिए राइट। कि कब से हमारी व्यवस्था चरमराने लगी और लाइक बिल्कुल भी खत्म हो गया। देखिए अभी भी 4300 गुरुकुल हैं भारत में। ये भी बहुत लोगों को लगता है ये एक्सटिंक्ट हो गई, ऐसा नहीं है, एक्सटिंक्ट नहीं हो गई है। हुआ क्या है कि डीकपलिंग हो गई है। डीकपलिंग इन द सेंस कि जो सिस्टम है वो ऐसे लोगों को डिमांड और सप्लाई का गैप हो गया है। मतलब आयुर्वेदाचार्य गुरुकुल वाले मुझे नहीं चाहिए, मुझे बीए एमएस किए हुए लोग चाहिए आयुर्वेदाचार्य, राइट। बल्कि इस वर्ष ऐसा हो रहा है कि संस्कृत वाले जो पढ़ने वाले हैं उनकी एंट्री बनाई जा रही है आयुर्वेद में, कि ये दोनों की सेवा होगी। आयुर्वेद वाले इंग्लिश में पढ़ते हैं और वैलिडेशन फ्रॉम एलोपैथी समझते हैं, और उन्हें संस्कृत आती नहीं, तो क्या वो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से इनोवेशन करेंगे, बाहर बातों को लाएंगे। और जो संस्कृत पढ़ते हैं उसको लिटरेचर में पढ़ाते हैं, जिसको मैंने कहा कि आर्टिफिशियल कैटेगरी है, वो कोई सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए। वाई लिटरेचर? और क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, एक माइकल मधुसूदन नाम के बड़े फेमस हैं साहित्यकार, वो बंगाल में बड़ा फेमस है, ठीक है। बड़ा अच्छा लिटरेरी वर्क उन्होंने किया, बट लिटरेरी वर्क क्या किया? मेघनाथ को हीरो बनाया, राम जी को विलन बनाया है। तो मैंने बहुत अच्छा पोयम लिख दिया, लिटरेरी वर्क कर दिया, और मैंने धर्म और अधर्म को ब्लर कर दिया। तो उस लिटरेचर का मैं क्या करूं? मैं वेंडी डॉनिगर को पढ़ूं और हिंदुइज्म के बारे में जानूं, तो उससे तो कचरा ही फैलेगा ना, ठीक है। तो लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ये सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करने का भी था कि विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन किट्स का मैं नाम लूंगा तो ये पूरा मेस्मराइज हो जाएगी दुनिया, और वो पोएटिक वर्ल्ड को लोग अप्रिशिएट करेंगे। उसे यदि मैं नाट्य शास्त्र, उसे रसों के शास्त्र से मैं जोड़ूं, वो ज्यादा बेहतर है। कि मुझे वो काम करना है कि सामने वाले में भाव उत्पन्न कर दूं, तो मैं नृत्य से भी कर सकता हूं, संस्कृत से भी कर सकता हूं, संगीत से भी कर सकता हूं। वो एज अ सब्जेक्ट रहे तो ज्यादा बेहतर है, सिंपली एक सब लिटरेचर। तो यहाँ पर प्रश्न यदि आप दोहराए कि मैं इस पॉइंट पे क्यों आया था, एक बार मुझे रिकॉल करा दे। नहीं, हमारी व्यवस्था कब से चरमराने लगी, और जैसे चरमराने लगी, यस। और दूसरा उसका वैल्यू कैसे लोगों के आंखों में कम होने लगा। जैसे आज मैं किसी पेरेंट को बोलती हूँ कि गुरुकुल से पढ़ना चाहिए, तो उनके माइंड में वो उसका वैल्यू कब से कम होने लगा? तो राजा राम मोहन रॉय बड़े, इनको बोला जा रहा है सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है, राइट। तो उनकी भाभी के साथ जो हुआ, तो उसका प्रोजेक्शन उन्होंने इंडियन सोसाइटी पे कर दिया कि ये प्रथा है, ये ट्रेडिशन है। कुरीति होना अलग बात है। डायन वाली न्यूज आप आज भी मिल जाएगी आपको कि भारत के किसी गांव में ऐसा है, फीमेल के साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसको ये नहीं बोलते कि यूएस में बैठा हिंदू भी वही चीज को प्रैक्टिस करता है, राइट, या दिल्ली में बैठा। तो प्रथा नहीं है, उसके लिए आप पनिशमेंट करो, उसके लिए पनिशमेंट दो, उसके लिए सोशल रिफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और उसको प्रोजेक्ट करना कि ये पार्ट ऑफ ज्योग्राफी नहीं है, पार्ट ऑफ सोशल फैब्रिक है, पार्ट ऑफ कल्चरल फैब्रिक है, पार्ट ऑफ रिलीजन भी है। ये इसके धर्म का ही पार्ट है कि दे बर्न देयर विमेन। तो वो व्यक्ति बोलता है कि संस्कृत के एजुकेशन को हमें बंद करना पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट पर्सन जिसने एडवोकेसी दी थी कि इसे बंद कराना है हमें, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय उन्होंने बोला था। ओह, ओके। तो मतलब एक कुरीति चल रही है, उसके लिए संस्कृत पढ़ाना ही बंद कर दो, क्योंकि वो उससे रिलेटेड हो सकती है, ऐसा। यस। हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं राजा राम मोहन रॉय कौन से काल में थे? मैं आपको अगर एग्जैक्टली बताऊं तो ही वॉज एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो प्रॉपर एम्प्लॉय थे। और क्या एम्प्लॉय थे वो भी मैं बता देता हूँ। ड्रग्स, जो इंडिगो है जो हम बोल रहे हैं ना, गांजा कल्टीवेशन, उसका वो ट्रेड का अकाउंटेंट है, ठीक है।
देखिए हमको ये सब पढ़ाया नहीं मैं जाता है और हम उनको एज अ हीरो समझते हैं, है ना? यस, मैं लोगों को मजाक में भी बोलता हूँ, उनकी आंखों को देखो, नहीं लगता कि वो नशे में है। उनकी आंख अगर देखोगे, राजा राम मोहन रॉय की आंख जो है, तो आपको नहीं लगेगा कि वो नॉर्मल है, उसने कुछ कंज्यूम नहीं किया है। एंड ही वॉज बरीड एज अ क्रिश्चियन, उन्हें जलाया नहीं गया था। वो क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि ठीक है, आप महात्मा गांधी के पीछे पड़ते हो, ठीक है, लेकिन दुनिया अभी तैयार नहीं है उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन के लिए, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन भी कुछ कुछ है। उनको पकड़ो जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है कुछ, और जिनके बुक्स में है उनको बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है। तो राजा राम मोहन रॉय से कोई एसोसिएट नहीं होता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना उनकी मूर्ति कोई बना रहा है, ना उनके मेंबर्स हैं। उनके आई थिंक 15 से 20 मेंबर हैं बस। मतलब आर्य समाज उसी के समय मान लीजिए बना जिसके 6-7 लाख मेंबर से ज्यादा हो जाएंगे, मतलब एक्टिव मेंबर, और ऐसे तो 10-15 लाख प्लस हो जाएंगे। तो आर्य समाज तो उसके बाद बना, उसके यदि आज मेंबर है तो उनका तो प्रभाव पड़ा। ये ब्रह्म समाज जो है बंगाल में जो बन रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ा? उसका यही प्रभाव पड़ा कि हाँ, प्रश्न करना लोग सीखे, क्रिटिक करना है, मुझे नहीं मानना है, मुझे ट्रेडिशन को, ठीक है, एक एटीट्यूड आपको दिया, बट कितने फॉलोवर है उनके? 15 भी नहीं। तो उन्हें इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं जिनका कार्य का इंपैक्ट ही नहीं है? और उनका यदि जो डॉसियर नहीं बोलूंगा, एक 1 पेजर होता है ना कि ये हमारा जो ब्रह्म समाज है, जो हमारी कम्युनिटी है, उसका विजन क्या है, उसका गोल क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो क्या चाहता है, तो वो तो वेद से भी दूर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब नाम है ब्रह्म समाज, लेकिन वो हर चीज से दूर कर रहे हैं। उनका मेन प्रोजेक्ट था मोनिज्म, जो बोलते हैं मोनोथेइज्म, जो हम बोलते हैं, या एकेश्वरवाद, कि हमें अब्राहमिक फ्रेमवर्क में लाना है हिंदुइज्म को। सिंपली मूर्ति पूजा नहीं करनी, वो तो सब है ही। तो वो ब्रिटिश एजेंट है ऑलमोस्ट, ठीक है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, अभी समाज सुधारक है। तो वो व्यक्ति गुरुकुल आपका एज अ पॉलिसी वो ला रहा है, भेज रहा है कि बंद होनी चाहिए, संस्कृत एजुकेशन बंद होना चाहिए। तो इन्होंने कैसे बंद किया? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज था, और मे बी इंग्लिश इंट्रोड्यूस करके, दैट वाज द मेन वेपन। मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं बोल दूं कि कल्टीवेशन में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिगो कल्टीवेशन कर दिया, क्योंकि ब्लू कलर चाहिए था उन्हें। तो फूड कल्टीवेशन चला गया ना, ठीक है, कॉटन का कल्टीवेशन चला गया। और क्योंकि ब्रिटिशर्स को इंडस्ट्री स्टैब्लिश वो कर रहे हैं, राइट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, तो उनका बड़ा एम ये है कि मुझे डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रीज जो है इंडिया की, उसे खत्म करनी है। अगर जो चमार जाति है वो अगर वो लेदर का काम करना बंद कर दे, तभी तो बाटा का जन्म होगा। अगर लोहार का काम बंद हो जाए, तभी तो स्टील जो कॉर्पोरेट्स हैं, एमएनसीज है, वो तैयार होंगे, स्टील मेकिंग तैयार होगी। कॉटन के जो मिल हैं जब होंगे, तभी तो बड़ी फैक्ट्री लगेगी। तो वो कंपटीशन को तो किल करेंगे। बल्कि जो दलित वर्ड है वो यहां से ही आता है, ठीक है, वो बाद का शब्द है, लेकिन दलित बने कौन? वो वही लोग बने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट जिन पर पड़ा, भारत को वो रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट इंग्लैंड में बन रहा है, और मार्केट फिर इंडिया को बना दिए। तो बेसिकली जहां तक मैं हाँ समझ पा रही हूँ, कॉटेज इंडस्ट्री जो छोटे छोटे थे वो बंद करा के बड़ा कॉर्पोरेशंस लाने के लिए ये, तो उस एजुकेशन का भी वैल्यू क्या रहेगा अगर वो इंडस्ट्री नहीं रहेगी? तो वेरी सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन है ना। मैकॉले ने उस प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, क्योंकि उनको था कि भले कलर में वो इंडियन लगे, लेकिन थॉट में, राइट, एंड एटीट्यूड में वो ब्रिटिशर के सबसर्विएंट हो जाए, उनके सुनने वाले हो जाए, ठीक है, नौकरी करने वाले बने। तो इंग्लिश एजुकेशन लोगे तो ही आपको अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलेगी, तो वही पढ़ना पड़ेगा। तो वो टीचर मिशनरी आएंगे, वो बुक्स वैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, राइट। अभी भी आप मान लो कि मैं एक प्रोटोकॉल बना दूं कि जो शुद्ध हिंदी बोलेगा उसकी आईटी इंडस्ट्री में जॉब, उसके चांसेस को यदि बढ़ा दिया जाएगी, 5 मार्क्स उसके भी, 10 मार्क्स उसके भी, तो हिंदी पढ़ने वाले की संख्या बढ़ जाएगी, राइट, ठीक है। तो कुछ भी आप प्रोटोकॉल बना दो, उसके हिसाब से सिस्टम डिजाइन हो गया। और यूनिवर्सिटी का काम वही था, 1852 से जो काम हो रहा है, यूनिवर्सिटी ने भारत को तोड़ा है। मतलब राइट, मतलब कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड होगा तभी आप गुलाम बना सकते हो। मतलब वेपन्स से, पावर से। ब्रिटिश ने यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट लाया एज अ हायर एजुकेशन, है ना? पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था इंस्टीट्यूशन जो आज का है कि सर्टिफिकेट हम देंगे, वो पॉइंट में बोल रहा हूँ। नॉट एज अ विश्वविद्यालय तो भारत में भी पहले से है, लेकिन और उसका स्टार्ट किसने किया? ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड? वो चर्च ने किया था। वो कोई सेकुलर इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो चर्च ने किया था, ठीक है।
तो जितना घुसते जाएंगे उतना इंटरेस्टिंग, ऐसे लगता है परत पे परत खुलते जाता है, सो नो दैट्स गुड राइट। फॉर पीपल हु डोंट नो, जिसको ये पता चल रहा है कि, और इसी तरह से हमको समझना चाहिए कि कैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था को चेंज किया गया। आज एक अंतिम प्रश्न लेते हैं एक पॉजिटिव नोट पे। तो आज मान लीजिए किसी को गुरुकुल स्टार्ट करना है, मान लो कोई शिक्षा में जाना चाहता है और गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन देना चाहता है, तो उनके लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं कहीं से या गवर्नमेंट से, कुछ उस पे है इंफॉर्मेशन? आई थिंक देखिए, गवर्नमेंट के थ्रू तो अप्रोच ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है। ये मतलब जो भी हमने सरकार को आउटसोर्स किया है वो सिस्टम सनातनी रही नहीं है। इट बिकम्स यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में वो आ जाती है। यदि ब्यूरोक्रेसी के पास जाएगी तो ब्यूरोक्रेसी यही चाहेगी ना कि इसको मैं अप्लाई करूं पूरे इंडिया पे, तो जब वो इन प्रिंसिपल ही पॉसिबल नहीं है, राइट, पॉसिबल नहीं है उसे, यदि मैं आचार्य बेस्ड मॉडल बोलूं, आप गुरुकुल मतलब ये नहीं समझना कि लैंड खरीदने हम चले गए और बिल्डिंग्स बनाई हमने, ऐसे स्टार्ट ही नहीं होगा गुरुकुल। गुरुकुल विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कि आप अन्नमय कोश से स्टार्ट करो, मतलब जो बच्चे आ रहे हैं उसका फूड भी आप इंश्योर करो सबसे पहले कि उसे भोजन क्या मिल रहा है, ठीक है। उन्हें जो अब आजकल हम लोग बोलते हैं कि यू हैव टू टेक योर हैंड टू द ग्राउंड, यू हैव टू मेक योर हैंड डर्टी, अगर आपको कुछ सीखना है तो उन्हें जो आजकल हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है, तो उस मॉडल में यदि आप ला रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी लेसर टू पर आचार्य पर टीचर, मतलब 100 बच्चे को एक टीचर कभी नहीं पढ़ा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा वो लेस देन 30 लेस देन 20 हो तो बेहतर है, और एक ही टीचर 5 सब्जेक्ट का नॉलेज है, और उसे यदि फील्ड की नॉलेज है, मतलब वो एकेडमिशियन नहीं होना चाहिए। एक जैसे इंडिया में कुछ अच्छे अच्छे मॉडल हैं, अब इंदुमती काटगरे जी का बड़ा नाम आता है, निसर्ग जोशी जी का नाम आता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वानप्रस्थ को जोड़ दिए बच्चों के साथ कि जो देखो भाई रिटायर हो गए हैं, वो फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो इंजीनियरिंग पढ़ के बने हैं वो तो ज्यादा अच्छा साइंस पढ़ाएंगे ना, मतलब राइट, जिनको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पता है वो मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियर जो थोड़ा ज्यादा बेहतर ज्योमेट्री और वो मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग रखेगा, तो फील्ड के एक्सपर्ट। और उसमें मॉडल भी यही है कि दक्षिणा मॉडल होना चाहिए, फीस नहीं है, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स पेरेंट्स देख रहे हैं और उन्हें जो संतुष्टि मिल रही है, जो भी श्रद्धा भाव से वो दे रहे हैं, तो वो क्लोज लिफाफे में देते हैं, कि ताकि एक फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर आप नहीं बनाते हो, राइट, जिससे सबका स्वाभिमान भी मेंटेन रहता है, जिनको जितनी क्षमता है वो देते हैं, जिनको ज्यादा देने का मन है वो ज्यादा भी दे पाते हैं, तो एक कंपटीशन भी नहीं होता, कोलैबोरेशन होता है, ठीक है। और एक यदि मैं बोलूं कि स्टार्ट करना ही चाहते हैं तो पहले जहां फंक्शनिंग गुरुकुल है उनके साथ पहले काम करके, और पहले उस भाव में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग गुरुकुल अगर करने जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। यदि एक कॉम्प्लेक्स है जहां गौशाला है, खेती हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप नेचर उसे यदि दे रहे हो, प्राकृतिक है ना, आपको कॉन्क्रीट जंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बड़ा, तो ये सब चीजें बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। और ये कैसे वर्क करेगा इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना बड़ा जरूरी है, कि ये दान और दक्षिणा पे केवल ना चले, मतलब ये सेल्फ सस्टेन कैसे करे, आप उस पे वर्क करना बड़ा जरूरी है, राइट। नहीं तो वो स्टार्ट करेंगे फिर वो रिवर्स हो जाएगा या बंद हो जाएगा। उससे बेहतर है कि उसमें एक एक और प्रश्न आता है ना कि हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दें, है ना, दोनों भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको पिटागॉगी जो बोलते हैं उस पे काम करना पड़ेगा, कि आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। मतलब आप देखिए, एक्सप्लेन द टर्म पेडागॉगी। पेडागॉगी मतलब जो हम लोग होते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी, कि 5 साल के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, 15 साल के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, सबका अलग है, राइट, मेथोडोलॉजी अलग है, कैसे ट्रीट करना है बच्चे को वो अलग है, उसके क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना है, कैसे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो एक जो हम लहजा बोलते हैं, एटिक बोलते हैं, कि बच्चे से आप ऐसे कनेक्ट करते हो। तो पिटागॉगी में मतलब ये स्पून फेड किया जाता है कि देखो ऐसा ऐसा तरीका है, बच्चा जब ऐसे करे तो ऐसे करो, बच्चा ऐसे करो। ये बीएड जो स्कूल यहाँ होते हैं इंडिया में, उसमें पढ़ाया जाता है ये, कि बच्चे को ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। उसका तो देखिए, उसका एक ही समाधान है, आप अगर जुड़ पाते हैं बच्चे से तो बाकी चीज इन प्लेस आ जाएगी। यदि आप कनेक्ट ही नहीं हो पाते तो बाकी चीज रूल एज अ रूल पता होगी भी तो कुछ नहीं होने जाना, ठीक है। आपको बच्चा सुनता है वहां तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। तो उसमें पंचतंत्र क्यों लिखी गई, इस पे मैं एंड करूंगा। तो बहुत लोगों को लगता है वो बच्चों की किताब है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक राजा हुए, आई थिंक साउथ में ही हुए, उनके 3 पुत्र थे,
वो तीनों पुत्र जो है वो लायक नहीं थे, मतलब मेंटल लेवल पे, कि वो अर्थशास्त्र का अध्ययन कर पाए, राजतंत्र को संभाल पाए, गवर्नेंस को समझ पाए, उसकी जो नुएंसेस हैं। तो उन्होंने विष्णु शर्मा को बुलाया, उन्होंने बोला कि देखो हमारे पुत्र है, अब बनना तो नहीं है राजा इनमें से किसी एक को, मैं चाहता हूं कि जो भी सारे सिद्धांत हैं अर्थशास्त्र के, राजधर्म के, ये इन्हें समझ में आए, इन्हें पता चले, नोइंगली अननोइंगली इनके बिहेवियर में आना चाहिए वो बात। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, जानवरों की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी, कि तुम हाथी चींटी की कहानी, शेर बाघ की कहानी, चिड़ियों की कहानी, वो कहानी को पढ़ेगा और उसे ह्यूमन स्टोरी नहीं लगेगी, लेकिन उसे समझ में आ जाएगा कि इस सिचुएशन में ये हुआ, इस सिचुएशन में ये हुआ, ऐसे करके उसे जो सारी नॉलेज लेनी है वो ले लेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो उस प्रिंसिपल्स को ले रहा है। तो जब स्पून फीड करते हो इंफॉर्मेशन, वो पार्ट ऑफ बिहेवियर नहीं बनता, ठीक है। कितनी सुंदर स्टोरी है ना ये पंचतंत्र की। राइट। और लोगों को बच्चों की किताब लगती है, बड़ों की किताब है, लेकिन बच्चों के तरह लिखी गई नहीं, बोलते आजकल क्लास 5 के बच्चों को भी समझ में आनी चाहिए, डम्ब इट डाउन, इसे और सरल करो और सिंप्लीफाई करो। तो आप साइंस पढ़ा रहे हो या रामायण पढ़ा रहे हो, स्टोरी चाहिए, ठीक है। अगर वो कला नहीं है तो बच्चों को वो भाव नहीं आएगा, राइट, है ना। तो वो आपको अंदर वो होनी चाहिए, और स्टोरीज पे ही काम हुई है। देखिए स्टोरीज ही बची हुई है, रामायण महाभारत, वेद भी बोलेंगे तो छंद है, वो साम वेद है, तो बची क्यों रह गई, क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है, और इसलिए लोगों को मिथोलॉजी लगती है। लेकिन एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रामायण लिखने का भी कोई फायदा नहीं होता, वो लोग भुला देते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक बोलते हैं ना, पूरा ड्रामा जो सबको याद रहता है, सबको याद रहता है, और उसी से धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी शिक्षा मिल जाती है। तो इसमें आचार्य को तैयार होने की जरूरत है। मतलब कपिल कपूर जी भी बोलते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बोला जाता है ना कि अरे भाई कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनानी गवर्नमेंट, तो पता है प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास वो टीचर नहीं है जो उस पॉलिसी को आगे ले जाए। सही बात है, वो आचार्य खुद ही पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष होने चाहिए या महिला होनी चाहिए, राइट, तत्व का ज्ञान है। ठीक है, तो एक प्रारंभ हो गया, कभी ना कभी तो प्रारंभ करना था, लेकिन वो उसका प्रभाव तभी दिखेगा जब उस नॉलेज को ले जाने वाला व्यक्ति उस कैपेबल हो। जैसे बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट वीक क्यों हो गया बच्चे का, क्योंकि उस टीचर ने उस सब्जेक्ट को बड़ा नीरस और खराब बना दिया, है ना। बट ये इतना इफेक्टिव है, जैसे पंचतंत्र और जातक कथाएं जो अमर चित्र कथा में हम पढ़ते हैं सारा, मैंने बचपन से मेरे पापा ने हम लोग को पढ़ाया था, और मैंने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाया। मेरे बच्चे तो यहाँ कनाडा में पले बड़े हैं, बट मुझे उनमें बहुत डिफरेंस दिखता है, द वे दे थिंक एंड द वे दे पीयर्स थिंक, काफी डेप्थ दिखता है। और भी मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, नहीं ऐसे सोचना कि मुझे उपनिषद के सिद्धांत बच्चों को सिखा दूं, नहीं है वो, उसके लिए अभी तैयार नहीं है। भगवत गीता के कुछ जो उनके लिए काम के हैं वो सीखना काफी है। हाँ, शुरुआत के लिए मेमोराइजेशन चाहिए, क्योंकि वाई मेमोराइजेशन, याद क्यों होना चाहिए कोई भी चीज, समझ में भले ना आ रहा हो, मतलब शास्त्र में कंठस्थ करने का जो प्रक्रिया वो ये है कि सोते हुए, उठते, जागते हुए जब वो आपके साथ रहता है तो आपको क्लिक करता है, वो आपकी चेतना का पार्ट बन जाता है, चेतना। तो इसलिए शुरुआत में बस याद करवाइए, रटवाइए, समझने का जरूरत नहीं है कि भगवत गीता उसे बच्चे को समझ, नहीं, क्यों, जरूरत ही नहीं है उसे। मुझे लगता है आज इस पॉडकास्ट के थ्रू एटलीस्ट पेरेंट्स थोड़ा जागेंगे, अपने बच्चों को बचपन से थोड़ा इस टाइप का पंचतंत्र ये सब पढ़ाना शुरू करेंगे। और काफी सारी इंफॉर्मेशन आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे और आपके ज्ञान को हम लेते रहेंगे। थैंक यू रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।